हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं आर.के. सिंह एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे अगेन सीबीएसई क्लास 10th की सोशल साइंस का जो अभी सीरीज हम लोग देख रहे हैं उसमें जियोग्राफी है और उस जियोग्राफी में हम लोग चैप्टर 6 का देख रहे हैं। हम लोग चैप्टर 6 में पार्ट 3 जो ज्योग्राफी में है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये चैप्टर्स में हम लोगों ने एक एक करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने सारे हमारे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जूट हो या कॉटन हो और देखा है इसके आगे की इंडस्ट्रीज और भी आज जो हमारा मैप से रिलेटेड कुछ पॉइंट है पहले हम लोग वो एक्सप्लेन करेंगे मैप से, देन आफ्टर वन बाय वन करके। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। आइए एक एक करके लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कंप्लीट किया था, बट टुडे वी विल सी द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज द मैप पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको समझने वाली बात यह है कि सब आप भारत का जो नक्शा है, मैप है, मैप को अगर जानकारी है, आपको समझ में आता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो मैप का जो डायरेक्शन होता है कि सबसे ऊपर टॉप में नॉर्थ हुआ, नीचे दक्षिण हो गया, साउथ जिसको बोलते हैं आपके राइट साइड में दाहिने हाथ में ईस्ट हो गया और लेफ्ट हैंड में आपका वेस्ट हो गया। उसके अकॉर्डिंगली आपके जो भी स्टेट्स हैं, उसके सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो शहर आपको समझने की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंगली ये जो मैप है इसमें इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कि इसमें 3 है। टेक्सटाइल को कैटेगराइज करके 3 अलग अलग सिंबल में किया गया है। ये देखिए, कॉटन टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल को राव सर्कल में डॉट किया हुआ है जहां जहां कॉटन का इंडस्ट्रीज है। वूलन को आप देख सकते हैं ये स्क्वायर में है, स्क्वायर को एंगल बना करके ये रेड कलर का है, और ये सिल्क को चेक बॉक्स में, ये स्क्वायर में चेक बॉक्स में किया हुआ है। अब आपको समझने की बात ये है कि अगर सबसे ऊपर से आप चलते हैं और याद अगर आप रखते हैं कि कौन सा जो है, जैसे कि आपको ये इसकी बात मैं करूँ आपको क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखिए बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग है ना। बारामूला, श्रीनगर एंड अनंतनाग की अगर देखते हैं आप, तो ये जो 2 सिंबल्स है, एक जो है सबसे निचला जो सिंबल्स है सिल्क है और फिर वूलन है। तो सिल्क और वूलन, सिल्क और वूलन, ये अनंतनाग में सिल्क है, श्रीनगर में सिल्क है, श्रीनगर में सिल्क और वूलन दोनों है, और बारामूला में सिल्क है। अब आप एक बात को समझने की जरूरत है आपको कि मैंने बताया था कि किसी भी इंडस्ट्रीज की स्टार्टअप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी रॉ मटेरियल। वूलन और सिल्क के लिए रॉ मटेरियल होता है अच्छे क्वालिटी के जो बाल होते हैं। तो वहाँ पर एक प्रकार का अंगूरा, एक बकरी होता है, उस बकरी को, गॉट को, उसके बाल बड़े लंबे लंबे होते हैं, उससे बनता है पाशमीना शॉल बनता है। तो वूलन और सिल्क इंडस्ट्रीज वहाँ पर ये हो गई। उसके बाद भेड़ है, पर्वतीय एरिया है, पहाड़ एरिया है, उसके कारण ठंडे प्रदेश में इसकी डिमांड भी है वूलन कपड़े की ज़्यादा। हर घर में वूलन कपड़े और सिल्क कपड़े की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, ये 3 जो आप समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यानी ये मैं हिस्सा अगर आपको बता दूँ, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि यहाँ से आपको ये हिस्सा जो है, इस हिस्सा में ये 3 हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा जो कटा हुआ हिस्सा हमने राउंडेड किया है, ये हिस्सा आपका हो गया आपको पूरी तरह से वूलन टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल के लिए। ऐसे ही आपको धीरे धीरे आपको समझना है। फिर आप नीचे आ जाते हैं तो ये है आपका अमृतसर और लुधियाना। अमृतसर और लुधियाना जो है, अब अमृतसर पंजाब में पड़ता है, लुधियाना भी पंजाब में पड़ता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा है, ये पंजाब का है ये पूरा। इसमें से 2 ऐसा जगह, अमृतसर और लुधियाना जो है, ये कपड़े के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वूलन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है सबसे ज़्यादा। देश का बड़ा फैक्ट्रीज यहाँ अमृतसर और लुधियाना में। तो पंजाब का ये दूसरा हिस्सा आप कह सकते हैं। पंजाब में ये 2 शहर काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया।
फिर आपका उलन के लिए पानीपत है। पानीपत किस स्टेट में आता है? हरियाणा में आता है। तो हरियाणा में ये पानीपत हो गया। गुरुग्राम जिसका नाम बदल गया है, गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम हो गया। तो ये दोनों आपका जो है, दोनों आपका हरियाणा है। गुरुग्राम दिल्ली नहीं, गुरुग्राम दिल्ली नहीं है, गुरुग्राम हरियाणा है। उसका पहले नाम गुड़गांव था। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि गुरुग्राम दिल्ली है, दिल्ली नहीं है। इसको कहा जाता है दिल्ली एनसीआर। देख लीजिए, एनसीआर। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन मतलब नेशनल मतलब राष्ट्रीय जो राज्य देश की राजधानी है वो दिल्ली है। और दिल्ली के आसपास में जो डेवलप्ड शहर है वो 3 शहर है। दिल्ली अपने आप में एक है, गुड़गांव एक जिसका नाम बदल के गुरुग्राम हो गया है। तीसरा जो शहर है वो है नोएडा है। नोएडा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और दिल्ली का बॉर्डर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कंप्लीटली यूपी का एरिया है, कंप्लीटली। लेकिन एनसीआर में वो भी आ जाता है। दूसरा आपको गुरुग्राम जो आपने बोला दिल्ली में, वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली का और हरियाणा का बॉर्डर है, तो वो हरियाणा का है, स्टेट है हरियाणा का है। दिल्ली दिल्ली है। नए में अगर आपको मैं चौथा स्टेट कहूँ तो गाजियाबाद फिर डेवलप हुआ है, नया शहर। गाजियाबाद उतनी ही तेजी से डेवलप हुई है, मेट्रो सिटी से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के, वो भी उत्तर प्रदेश में है। मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, तो 2 शहर उत्तर प्रदेश के हो गए। लेकिन बात समझने वाली ये है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड या एनसीआर जो कहा मैंने, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि ये 3 स्टेट में जब मोबाइल टेक्नोलॉजी में जब रोमिंग लगता था, आप लोग को शायद याद होगा, नहीं याद होगा, मम्मी पापा से पूछिएगा, अपने पेरेंट्स से। पहले क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कॉल करने के लिए एसटीडी का अलग चार्ज होता था, हम लोग यूज करते थे। और उसको एक स्टेट, अब बिहार का सिम लेकर के हम लोग दिल्ली जाते थे तो उसका रोमिंग का चार्ज अलग इनकमिंग का आउटगोइंग का करता था, वो अब सिस्टम खत्म हो गया। उस समय ये 3 शहर में रोमिंग नहीं लगती थी, गुरुग्राम, दिल्ली और नोएडा। यानी गुरुग्राम का सिम अगर है कोई लिया है और दिल्ली में आ रहा है जॉब करने के लिए और यूज कर रहा है, तो उसको सिम का वो नहीं लगेगा, रोमिंग चार्ज नहीं लगेगा। नोएडा में जा रहा है तब भी रोमिंग नहीं लगेगा। तो ये 3 इसीलिए उसको रखा गया था एनसीआर। एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। अब मुरादाबाद ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में हो गया। शाहजहांपुर भी उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद जो हो गया आपका कॉटन का हो गया। कॉटन के लिए आप ये सिंबल देख रहे हैं, कॉटन का जो सर्कल जो ब्लैक कलर का स्पॉट है, काला धब्बा जो है वो हो गया। फिर आपको यानी कॉटन का जो इंडस्ट्रीज है वो कम है कॉटन में। फिर यहाँ आगरा में कॉटन का भी है और उलन का भी है ना, कॉटन और उलन दोनों हो गया। तो आगरा भी उत्तर प्रदेश में है। इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि एक तो मैप की जानकारी भी हो रही है साथ साथ, और एरिया भी आपको पता चल रहा है कि किस स्टेट में कौन सा है। तो इसके साथ साथ दूसरा जो आप कभी मैप सीखना चाहेंगे उस हिसाब से बहुत तेजी से आप सीख जाए कि अच्छा ये आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, किस लिए फेमस है। तो एक तो ताजमहल के लिए फेमस है, दूसरा वहाँ वुलन इंडस्ट्रीज है। आगरा किस शहर का नीचे, किस नदी के पास बसा हुआ है, यमुना नदी है। तो ये हो गया आपका। फिर बीकानेर, बीकानेर में देखिए फिर उलन का हो गया आपका, तो राजस्थान में पड़ गया। जयपुर आपका राजस्थान हो गया, ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश हो गया। तो ये सब रेड कलर का जो है ये सब उलन का है। कानपुर जो हो गया आपका उलन प्लस कॉटन दोनों है, दिख रहा है ना, ये उलन प्लस कॉटन ये दोनों हो गया कानपुर। कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। फिर अगर अगेन वाराणसी चलते हैं तो वाराणसी में आपका यहाँ पर आ गया आपका उलन प्लस सिल्क। सिल्क की साड़ियाँ, बनारस की सिल्क की साड़ी इंडिया की फेमस है। तो ये हो गया आपका बनारस का सिल्क का साड़ी काफी फेमस है यहाँ पर, ये हो गया। मिर्जापुर ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर ये हो गया। देन आपको मुर्शिदाबाद अगर आप जाते हैं तो ब्लैक कलर का वेस्ट बंगाल हो गया आपका, प्योर कॉटन के लिए हो गया। बांकुड़ा आ गया आपका, ये कॉटन सिल्क दोनों है, कॉटन सिल्क दोनों है, सॉरी हाँ, कॉटन और सिल्क दोनों है यहाँ पर भी। ये बांकुड़ा में सिर्फ आपका सिल्क है। हावड़ा लिखा हुआ है हावड़ा, लेकिन ये अब इसका नाम ऐसे हावड़ा का बदल गया है। यहाँ पर आपका कॉटन है, हुगली भी कॉटन है। तो ये हुगली रिवर भी है, इस नदी पर बसा हुआ, ये हो गया आपका। इधर से आप आ जाइए फिर से अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में आपका कॉटन प्लस सिल्क दोनों है, कॉटन प्लस उलन, एंड दिस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया। आप इसको दूसरे कलर से आप थोड़ा हम कलर कर दे, रेड कलर से, क्योंकि ये मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया में आता है।
अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया। अहमदाबाद गुजरात में है, जामनगर गुजरात में है, जामनगर में आपको सिल्क आ गया, राजकोट में कॉटन, पोरबंदर जामनगर कॉटन, में उलन। अच्छा उलेन हो गया, सॉरी उलेन हो गया, राजकोट में कॉटन, पोरबंदर कॉटन, पोरबंदर महात्मा गांधी का जो जन्म स्थल है यहाँ से फेमस है गुजरात में, इससे भी याद रख सकते हैं आप। फिर कॉटन, वडोदरा कॉटन, सूरत कॉटन। आप एक तरह से देख सकते हैं कि गुजरात सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज है वो टेक्सटाइल की है, और अभी से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से ही गुजरात में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रहा। इसका एक और रीज़न हिस्ट्री में है कि महात्मा गांधी के जो इन्फ्लुएंस में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए वो गुजराती लोग हुए, बिकॉज महात्मा गांधी बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गुजरात के लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए वो इंडस्ट्री, और आज की भी ये इंडस्ट्री, इसके साथ साथ जो हीरे का व्यापार हो रहा है वो भी यहाँ पर है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम अगर पूरा कंप्लीट कर दें, वडोदरा सूरत तक हो गया आपका गुजरात का। तो देख लीजिए कॉटन का 1 2 3 4 5 सिटीज में कॉटन का यहाँ पर है गुजरात। उज्जैन आपका हो गया, आपका एमपी। उज्जैन एमपी, हमें यहाँ लग रहा है कि मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ये राजस्थान में, इसका हिस्सा बॉर्डर पर ही है। तो ये ना एमपी में है, सॉरी ये है एमपी। तो ये एमपी में हो गया, उज्जैन, देवास और इंदौर, ये तीनों एमपी में हो गया। और ये तीनों किसके लिए है? कॉटन के लिए है। इसके बाद है जलगांव। अब इधर थोड़ा समझ लीजिए, मिर्जापुर तो आप समझ ही गए, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है, हो गया उधर हो गया। जलगांव जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहाँ भी कॉटन। वर्धा इन महाराष्ट्र, यहाँ भी कॉटन। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ भी कॉटन। पुणे हो गया आपका कॉटन, और ये कॉटन प्लस सिल्क, ये ना कॉटन प्लस वूलन। मुंबई भी कपड़े का अच्छा व्यापार होता है, अच्छा फैक्ट्रीज है, तो यहाँ कॉटन प्लस सिल्क हो गया। इसके बाद अगर नीचे जाइए आप तो सिल्क टेक्सटाइल में बेलागावी, तो ये बेलागावी जो है ये हिस्सा जो है ये बेलागावी कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। तो कर्नाटका ये मुंबई के जस्ट महाराष्ट्र के नीचे का हिस्सा हो गया। इसमें आपको सिल्क टेक्सटाइल है, सिल्क इंडस्ट्रीज है। फिर बेंगलुरु के पास आप आइए, इसी कर्नाटका का जो मेट्रो सिटी है, तो ये हो गया आपका ये वुलन टेक्सटाइल। उसके बाद सिल्क टेक्सटाइल एंड मसूरी जो है वो भी आपका सिल्क टेक्सटाइल है। मसूरी पर्यटन स्थल है, यहाँ पर भी बहुत सारी फिल्म की शूटिंग होती है, अच्छा जगह है। तो ये हो गया आपका। चेन्नई जो है कॉटन इंडस्ट्रीज है चेन्नई। तो कॉटन इस तरह से आप देख सकते हैं कपड़े का व्यापार बहुत ज़्यादा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि दिस कंट्री इज़ वेरी बिग, देश बहुत बड़ा है। उस हिसाब से देखा जाए तो कॉटन इंडस्ट्रीज कम ही है, एक तरह से देखा जाए तो। जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी, ऑलमोस्ट मान के चलिए, अगर डेटा अगर लिया जाए तो ऐसे डेटा में तो नंबर 1 चाइना ही है, लेकिन हमारी जनगणना अभी 10 साल से हुई नहीं है। 11 के बाद 21 में होनी थी, 22 में हम लोग आ गए, अभी तक सेंसस नहीं हुआ है। तो 10 साल में, 11 साल में तो बहुत स्पीड में हम लोग बढ़े होंगे। कोयम्बटूर हो गया आपका, इधर चेन्नई में हो गया, यहाँ भी कॉटन इंडस्ट्रीज है। मदुरई ये हो गया आपका, ये भी तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर भी तमिलनाडु, मदुरई भी तमिलनाडु, चेन्नई भी तमिलनाडु। तो ये तीनों तो शहर है, लेकिन स्टेट तो तमिलनाडु ही है। तो तमिलनाडु 3 हो गया कॉटन इंडस्ट्री। इस तरह से ये हमारे देश का बहुत स्टेट में नहीं है कॉटन प्लस सिल्क वुलन की इंडस्ट्रीज है, लेकिन अभी भी बहुत सारे, जैसे अगर आप कहें कि बिहार, तो बिहार और झारखंड में कुछ भी नहीं है। दोनों स्टेट को अगर देखा जाए तो उड़ीसा नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, हैदराबाद, तेलंगाना नहीं है, उसके उधर शिमला में नहीं है, और इधर तो इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही नहीं है। पहाड़ पठार इलाका है, प्लेन एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्रीज के चांसेस बहुत कम है। इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए, वहाँ पर वो क्लाइमेट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होने के कारण इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं है। इस एरिया में डेवलपमेंट, कौन सा एरिया? नॉर्थ ईस्ट का एरिया। ये जो एरिया है, ये एरिया में डेवलपमेंट नहीं है। ये पूरा का पूरा एरिया जो ये वाला एरिया पार्ट है आपका, ये एरिया अभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए अनडेवलप्ड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए अनडेवलप्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर का हिस्सा ये चाइना देख ही रहे हैं आप। आसपास की कंट्री को देखें तो ये पाकिस्तान हो गया,
इसके बाद मैं नीचे की बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, वूलन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग ये पढ़े थे। इसके बाद शुगर इंडस्ट्रीज पढ़ा था हम लोगों ने, जूट इंडस्ट्री भी पढ़ा, शुगर भी पढ़ा। उसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील जो फंडामेंटल इंडस्ट्रीज है अगर कहा जाए तो इंडस्ट्रीज के लिए सबसे मूलभूत इंडस्ट्रीज, तो ये भी है। आयरन एंड स्टील वी हैव टू स्टार्ट नो मैप आगे हो गया क्या? आगे 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 तो एक और यहाँ पर मैप हम लोग अभी देखने वाले हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मैप का जो हिस्सा है यहाँ पर दूसरा, ये देखिए आयरन एंड स्टील प्लांट का जो इंडस्ट्रीज है, सॉरी, उस इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो है कहाँ कहाँ हमारे देश में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की प्लांट लगे हुए हैं। तो आप सिंबल्स को समझ ले पहले कि यहाँ पर हम लोग इस मैप के माध्यम से देखेंगे आयरन एंड स्टील प्लांट। यानी ये मैप जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्रीज के बारे में इंडिकेट कर रहा है जो रेड कलर से है। तो आसानी से सिर्फ समझने वाली बात ये है, याद करने वाली बात है कि कहाँ कहाँ पर आयरन इंडस्ट्रीज के लिए क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है। सबसे आयरन एंड स्टील का जो रेशियो मैंने बताया था आपको 4:2:1 का रेशियो जो है, उसमें 3 चीजें लग रही हैं। सबसे पहला जो लगने वाला चीज है वो क्या है? आयरन ओर है, मतलब आयरन का डस्ट। उसके बाद दूसरा क्या लगने वाला चीज है? कुकिंग कोल, कोयला जो इस पर खाना बनता है। तीसरा क्या है? लाइमस्टोन। ये याद रखना है, ये तीनों चीजें मिला करके जो रेशियो है मैंने समझाया था आपको कि अगर 4 क्विंटल 4 क्विंटल अगर आयरन ओर लगेगा तो 2 क्विंटल कुकिंग कोल लगेगी तो 1 क्विंटल लाइमस्टोन लगेगा। यही रेशियो में बनेगा। अब आपको जो अभी रेड इलाका दिख रहा है, अगर इसको देखा जाए तो मैं जूम करके बता दूं आपको, इसको अगर जूम करके समझिएगा आप तो और ज़्यादा समझ में आएगा कि ये इलाका जो है, ये इलाका जो आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल का इलाका है ना ये। तो ये इलाका क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस इलाके में कहा जाए, यानी देखिए बर्नपुर है, दुर्गापुर है, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो। बोकारो हो गया झारखंड में, जमशेदपुर हो गया आपका झारखंड में, राउरकेला हो गया आपका उड़ीसा में, और ये हो गया भिलाई छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये जो बर्नपुर और दुर्गापुर है, ये बर्नपुर जो है और ये दुर्गापुर है, ये यहाँ पर दोनों जगहों पर आयरन ओर आसानी से अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कि सर बोकारो में तो आयरन ओर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बोकारो में आयरन ओर नहीं है, लेकिन नज़दीक में जमशेदपुर और बोकारो के बीच में धनबाद है, वहाँ पर कोयला अच्छा खासा अवेलेबल है, झरिया धनबाद। तो 3 चीज़ें चाहिए आपको, आयरन ओर और इसके बाद का हिस्सा आपका लाइमस्टोन एंड कुकिंग कोल। तो ये सब तीनों मिला करके ये लाइमस्टोन राउरकेला और भिलाई में है, तो इसलिए ये फैक्ट्रियाँ ये है यहाँ पर। उसी तरह से विशाखापट्टनम में भी ये फैक्ट्री लगी हुई है। यहाँ पर ये फैक्ट्री विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम आपका कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, देख पा रहे होंगे आप मैप में। फिर आप यहाँ देख सकते हैं विजयनगर। विजयनगर कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। तो ये हिस्सा कर्नाटका को मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ भी एक फैक्ट्री लगी हुई है। एंड वर्धावती जो है, ये भी आपका जो है वर्धावती, ये भी आपका कर्नाटका में है। स्लेम आपका है तमिलनाडु में, है ना। तो ये तमिलनाडु में, ये यहाँ पर स्लेम में एक है। तो इस तरह से आप गिन सकते हैं कि कितने स्टेट में है। 1 2, ये स्टेट की बात करें तो ये हो गया, एक हो गया यहाँ पर तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटका, तीसरा आपका ये कौन सा हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, 3 4 5 6 7 स्टेट के अलग अलग शहर जो है, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला। याद रखने वाली बात यह है कि बर्नपुर और दुर्गापुर दोनों जहाँ पर आपका हो गया वेस्ट बंगाल में। मुझे लग रहा है कि बॉर्डर पड़ रहा है, बर्नपुर नहीं, वेस्ट बंगाल में है। बोकारो झारखंड हो गया, जमशेदपुर झारखंड हो गया, बिहार से कटा हुआ हिस्सा।
ये आपका बिहार है। इसमें ये इसमें सबसे आपका ज़्यादा कहाँ है? ये आपका बिहार है। ये क्लियर हो गया आपको बिहार। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? मतलब सबसे ज़्यादा आयरन सबसे आयरन स्टील ज़्यादा का आयरन दुर्गापुर। आयरन ओर सबसे ज़्यादा दुर्गापुर। ये जो है दुर्गापुर में सबसे ज़्यादा आयरन ओर हो गया। इधर भी कोयला है और आयरन ओर है, बोकारो में भी है। तो तीनों चीज़ों की उपलब्धता होने के कारण ये चीज़ें हैं। और अब दूसरा जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इधर से चले, कहीं भी देख लीजिए, पूरा का पूरा वेस्ट खाली है, पूरा का पूरा पश्चिमी एरिया और नॉर्थ खाली है। नॉर्थ में ये नहीं आता है जो मैंने आपको बताया है। ये बिहार की बात करें तो ये बिहार है आपका। बिहार में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी मिनरल्स नहीं है, खान खनिज नहीं है। यानी कहीं ना कहीं बिहार को जो बट करके ये झारखंड का एरिया था वो कट के चला गया। उस मैक्सिमम पार्ट में जो है बॉक्साइट है, अब्रक है, कोल है, कुकिंग कोल है, आयरन ओर है, लाइम स्टोन है, बहुत सारी चीज़ें झारखंड में चली गई और झारखंड अभी काफ़ी संपन्न स्टेट हो गया। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड तो सब एक ही था ना? बहुत पहले ना, ये जो आप पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और बिहार और उड़ीसा, तो वो तो अंग्रेजों के समय की बात है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले की बात है। अभी तो आपको 1947 के बाद का जो इतिहास देखा जाए तो बिहार अलग था, झारखंड अलग, झारखंड बिहार अलग था और बंगाल अलग था, उड़ीसा अलग था। अब 20 साल पहले अभी बिहार से अलग होकर के झारखंड बना और ये इसी आधार पर बना कि यहाँ के लोग जो हैं, झारखंड के लोग जो थे, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनके जितने खान खनिज और मिनरल्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, प्राकृतिक संसाधन जो हैं इनके पास, रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके आधार पर उनकी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विडम्बना थी कि जहाँ पर इतना सारा खान खनिज हो और फिर भी डेवलपमेंट नहीं है, तो क्या इसके रीज़न हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं लोगों का सही तरीके से मिसमैनेजिंग था जो इसको देखा गया और इस हिसाब से यहाँ पर स्थिति बदली और स्थिति ऐसी हो गई कि अब समय आ गया कि अब झारखंड की स्थिति बहुत बढ़िया स्थिति में है। इसके बाद तो आप ये याद आयरन स्टील प्लांट का आपको पूरी तरह से याद रख सकते हैं इस मैप के माध्यम से। और इसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे। जो अगला पॉइंट है हम लोग अभी देखने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट कहाँ से देखने वाले हम लोग? यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट दियर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल का फुल फॉर्म हम उस दिन भी क्लास में लिखवाए थे। फिर से एक बार अंडरलाइन कीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर्स की जो यहाँ पर स्टील बनती है, इसका शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग सेल, SAIL। इन द 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 में 1950 की स्थिति में चाइना और इंडिया जो था बराबर मात्रा में स्टील का डेवलप करता था, मैन्युफैक्चर करता था। इन द 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड almost the same quantity of steel. Today China is the largest producers of steel. तो आज के डेट में चाइना जो है हमसे आगे निकल चुका है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, है ना। इसका कारण ये हो गया कि चाइना की टेक्नोलॉजी और चाइना की खपत जो है, जितना पुल पुलिया ब्रिज और बना रहा है चाइना जितनी तेजी से, हमारे यहाँ उतनी तेजी से डेवलपमेंट नहीं हो रही है। इसलिए हमें डिमांड नहीं है तो मांग नहीं है तो पूर्ति नहीं है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ऑटोमोबाइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, मतलब गाड़ियाँ की, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ डिमांड होगी, बिकेगी, उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ का मैन्युफैक्चरिंग होगा। लेकिन इसको अगर कोरोना काल से कनेक्ट करके देखा जाए तो हर कंट्री में इसका प्रोडक्शन डाउन हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया। तो चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। छोटा नागपुर प्लेट्यू, हजारीबाग को हमारे यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू बोला जाता है और ये हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है। तो छोटा नागपुर जो है प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील यहाँ पर यहीं से बनता है और यहीं से मिलता है, क्योंकि आयरन ओर इट इज़ लार्जली बिकॉज
of the relative because of the relative advantage this region has for the development of this industry. These include लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, यानी ये सब एरिया में आसानी से बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में आयरन ओर मिल जाता है, क्योंकि बहुत दूरी पर नहीं है दुर्गापुर और वगैरह बर्नपुर ये सब, तो नज़दीक में आपको माल ढुलाई आसानी से अवेलेबल हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ, मजदूरी जो है बहुत ही सस्ता है, क्योंकि ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण लेबरों की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा वहाँ पर मिल जाता है, लोग को सस्ते दर में लेबर भी मिल जाता है। चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। थ्रू इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट। तो अभी इंडिया जो है, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। देखिए इम्पॉर्टेंट में और लार्जेस्ट में दोनों में अंतर है। देखिए बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन हम उतना नहीं प्रोडक्शन कर पा रहे हैं जितना चाइना कर पा रहा है। चाइना की स्थिति बहुत बढ़िया है, चाइना की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। तो अप्रॉक्सिमेटली चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। द इंडिया इज एन important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to, यानी कहने का मतलब है कि अपनी पूरी ऊर्जा का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, एक ही कारण नहीं है। The India is an important iron and steel producing country in the world, yet अभी भी है, so we are not able to perform to our full potential largely due to, पहला पॉइंट है high cost and limited availability of cooking coal। एक तो जो कोयला है लोहा बनाने के लिए, वो उसकी मात्रा बहुत कम बची हुई है कुकिंग कोल का, इसलिए वो महंगा मिलता है। तो ये एक हो गया, प्रोडक्शन में बाधा आ रही है, कोयले की शॉर्टेज कह सकते हैं अपने कंट्री में। दूसरा पॉइंट है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर की जो प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, यानी जो मजदूर हैं वो उतने स्किल्ड नहीं है, और उनकी ट्रेन किया जाए तो वो अलग अलग बार बार अपना जॉब चेंज करते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि कॉस्ट एंड लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। जो भी हमें कोयला और भी एनर्जी जो है वो पूरी पैरेलली नहीं मिलती रहती है, रुक रुक करके मिलती है। कहीं पर बारिश हो गया तो उसका स्टे कर गया, रुक गया, तो इसलिए वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ जो मशीनरी सिस्टम्स जो लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसमें बाकी चाइना की अपेक्षा और दूसरे कंट्री की अपेक्षा स्थिति सही नहीं है। तो वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना चाहिए जिस तेजी से बाकी कंट्री किए हैं इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके वाली, वो हम लोग नहीं कर पा रहे। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील, हम लोग बहुत बढ़िया क्वालिटी की स्टील हम लोग को मंगाना पड़ता है। इम्पोर्ट मतलब आयात करना। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी ऑफ स्टील फ्रॉम other countries. However, the overall production of steel is sufficient. The overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. Domestic demand. तो जो घरेलू जो मांग है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब अपने ही देश में, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. नेक्स्ट है आपका liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industries। तो उदारवाद की जो नीति है, लिबरलाइजेशन का मतलब जो हो गया, लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। there is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively। तो कहीं न कहीं अभी बहुत मार्केट में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा है
अच्छे क्वालिटी की स्टील मार्केट में, यानी मार्केट का मतलब विश्व बाजार में, अब वर्ल्ड जो ग्लोबलाइज हो गया है, आप अमेरिका से भी मंगा सकते हैं, शिप से आ जाएगा आपके पास, बुकिंग कीजिए सामान पहुंच जाएगा। चाइना से जब हो रहा है, सब कंट्री से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण छोटा सामान से लेकर बड़ा सामान तक आपको डिलीवरी हो रही है। So have you read about the Kalinganagar controversy? Collect information from direct sources and discuss. नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है आपका, वो है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की बात करें आपको, तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। एल्युमिनियम को गलाना, ठीक है, और एल्युमिनियम डायरेक्ट रूप से देखिए हमारे यहाँ अभी आयरन के बाद अगर बात करते हैं हम लोग, लोहे के बाद, तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का इस्तेमाल हुआ है हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में। कैसे आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का ये एग्जांपल है आपका, जो ट्राइपॉड है जिसमें हम लोग अपने कैमरे को सेट किए हुए हैं। तो इस कैमरे को सेट करने के बाद आप आज के डेट में जितने सारे डोर वगैरह, खिड़की बन रही है, दरवाजा बन रहे हैं, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम के बन रहे हैं। इसका रीज़न है कि जो लकड़ी है, टिम्बर इंडस्ट्रीज जो है बहुत ही स्लो हो गया है, और उसका रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन। जितनी तेजी से जंगलों की कटाई हुई है, उतनी ही तेजी से नए नए प्लांट्स नहीं लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जंगल कम हुए हैं। जंगल कम हुए, जनसंख्या बढ़ी, लोगों की डिमांड की कमी नहीं हुई। लोगों की डिमांड बढ़ी, लेकिन डिमांड जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं हुई, कि लकड़ी है ही नहीं। अब रह गई बात, आप कहिएगा कि सर लोहा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह लोहा नहीं लगा सकते हैं। खिड़की के ग्रिल में लगाएं, लेकिन खिड़की की शटर में नहीं लगाएंगे। लोग दरवाजे का आजकल शटर भी लगा रहे हैं एल्युमिनियम का ही घरों में। लाइट देखिए, हमने पूरा ये फ्रेमिंग एल्युमिनियम का करा है। तो कहीं ना, है ना, ऐसे पूरे डोर घर में भी लग रहे हैं, बाथरूम में, टॉयलेट, किचन में, सब एल्युमिनियम लग रहा है। यानी एल्युमिनियम की डिमांड, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद अगर ज़्यादा खपत है, कंज्यूम कर रहा है किसी भी कंट्री में, तो एल्युमिनियम है। मेटल की बात करें तो इसीलिए करा कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो है, उस हिसाब से एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, है ना, सेकेंड मोस्ट। यहाँ से करें, एल्युमिनियम इंडस्ट्री स्मेल्टिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इट इज लाइट, ये बहुत हल्का होता है। एक नंबर तो बात ये हो गया कि इट इज लाइट, रेसिस्टेंट टू कोरेजन्स। रेसिस्टेंस टू कोरेजन का मतलब क्या हुआ? जंग नहीं लगता है। कम क्या, एल्युमिनियम में जंग लगता ही नहीं है। एल्युमिनियम थोड़ा था ये वो करके हो जाए, एल्युमिनियम में जंग कभी नहीं मिलेगा। प्योर एल्युमिनियम मिक्स नहीं रहेगा तो जंग लगने के, कोरेजन को इरेजन का मतलब नहीं हो, चांसेस नहीं है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप देखिए और कहाँ का एल्युमिनियम का, ये तो मैंने बता दिया। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी में एल्युमिनियम का तार, सबसे ज्यादा गांव में, घरों में, पोल पर जो तार देख रहे हैं वो सब एल्युमिनियम का ही रहता है। तो कंडक्टर भी है इसमें, हीट है, मैलेबल एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द अदर मेटल्स। अगर किसी और मेटल के साथ मिला दीजिए तो काफी मजबूत ये मेटल तैयार होता है एल्युमिनियम। बॉक्साइट के साथ एल्युमिनियम को मिला करके अगर तैयार किया जाए, सो इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट। देखिए कितना मजबूत है, उसमें कुछ और मिला करके एयरक्राफ्ट, मतलब प्लेन जो है एल्युमिनियम का ही बनता है उसकी बॉडी को। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम काफ़ी हल्का होता है। एल्युमिनियम काफ़ी हल्का होता है, मजबूत होता है, मोटा सीट वाला एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल। यूटेंसिल मतलब बर्तन होता है, एंड वायर्स, बता ही दिया अभी, बिजली का वायर्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ में जो आप अभी एरोप्लेन के बारे में नहीं जानते होंगे पहले से कि अच्छा ये एल्युमिनियम का ही, तो एल्युमिनियम की सीट से बनती है, उनका काफ़ी मोटा और बढ़िया क्वालिटी का एल्युमिनियम होता है। लोहा का बनेगा, जहाज उड़ नहीं पाएगा, वजन बहुत ही है ना। तो ये एल्युमिनियम को इस तरह से, तो कार का ही बॉडी
कार की बॉडी में दोनों रहते हैं, एल्युमिनियम भी पार्ट्स रहते हैं, आयरन भी रहता है, फाइबर्स भी रहता है, प्लास्टिक भी रहता है, सबका इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। सो इट हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील। कहने का मतलब है कि ये एल्युमिनियम जो है स्टील का सब्स्टिट्यूट है, यानी सिर्फ स्टील के जगह पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। स्टील की प्रोडक्शन है वो काफ़ी कॉस्टली होती है एल्युमिनियम की अपेक्षा, नंबर एक। दूसरा, इसका वजन जो है एल्युमिनियम से ज़्यादा लगेगा। जितना आप एल्युमिनियम मात्रा देखेंगे आपको उस आकार में, अगर शेप में, तो उतना शेप का अगर स्टील ले उतना ही शेप का एल्युमिनियम ले तो काफ़ी हल्का होगा। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड। लीड मतलब शीशा, ठीक है। कॉपर मतलब तांबा, जिंक मतलब जस्ता, और लीड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो एल्युमिनियम में ये सारी इंडस्ट्रीज और भी हैं जो उसके साथ साथ रहते हैं, जो कि इससे बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल होती है डेटा लेने के लिए। तो ये इंडिया एंड चाइना है, देखिए कितना अंतर है। इंडिया जो है ब्लू कलर का बार ग्राफ है और चाइना जो है रेड कलर का है। आप 2012 का डेटा देखें तो ये कितना डिफरेंसेस है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना, सोर्स वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन www.worldsteel.org के साइट्स पर ये अवेलेबिलिटी है। ORG मतलब कहाँ है ORG, कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स, तो 77.3 मिलियन टन्स 2012 में इंडिया का प्रोडक्शन था। क्रूड मतलब कच्चा स्टील प्रोडक्शन का 77, और कहाँ 731। जमीन और आसमान इसी को कहा जाता है। फिर 83 हमारा बढ़ा तो वो उनका बढ़ गया 822, हमारा 86.5 ही हुआ, वो 22.7 वो भी बढ़े थोड़ा सा हमारा। फिर 86 से 89 बना, तो थोड़ा सा फिर ये थोड़ा सा घट गया लगता है 803। 95 में 2016 में 95 808, सोच लीजिए। तो ये स्थिति जो है 15 के बाद 16 ऐसी स्थिति, और इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि कितना हम लोग डेवलपमेंट में पीछे है चाइना से। कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसकी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा डिमांड है, खपत है, यानी इसका मतलब कि हम लोग भी, हमारे कंट्री में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये देखिए, ये फैक्ट्री दिख रहा होगा आपको, इसको देखने की जरूरत है कैसे एल्युमिनियम का सीट, ये राउंडेड सीट तैयार हो रहा है फैक्ट्री में। दिख रहे हैं ना, ये रोलिंग हो रहा है। द स्ट्रिप कास्टिंग मिल एट स्मेल्टर ऑफ नालको। और ये उसके बाद आप देख सकते हैं बॉक्साइट। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज अ वेरी बल्की dark reddish colored rock. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. तो फ्लो चार्ट से जो पता चल रहा है कि एल्युमिनियम को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। सो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, regular supply of electricity and a assured source of raw material at minimum cost are two prime factors of location and industries. तो हम लोग कल देखेंगे यहाँ से और आगे कि इसके जो रेंज है बॉक्साइट के, जो कैसे कैसे ये, उसके बाद हम लोग बॉक्साइट के बाद केमिकल इंडस्ट्रीज देखेंगे। इस फिगर के साथ हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कि क्या क्या और भी आगे इंडस्ट्रीज़ में है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है,
सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ है। इस तरह से इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे हैं। वाटर पॉल्यूशंस आ गया यहाँ पर आपका, इंडस्ट्रीज से ही रिलेटेड ये भी चीज़ें हैं। वाटर के बाद आपका इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो यहाँ तक अभी इट्स अ वेरी बिग चैप्टर्स। हम लोग इसको काफ़ी आराम से समझने की ज़रूरत है। आज जितना समझे हैं, होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिकली आज दो चीज़ को समझे हम लोगों ने, दो मैप को समझा, आयरन स्टील का और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। और इसके बाद ये इससे हम लोग तुलना भी किए कि क्या स्थिति है इंडिया के अपेक्षा चाइना और चाइना के अपेक्षा इंडिया। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस दिस।